मैं तमीर लाला के साथ अकेली मरी नहीं जाऊंगी दादू। वो खौफ से कांपती अपने दादू को देख रही थी जो उसके सर पर बम फोड़ती अब सुकून से बैठी थी, जबकि बीजान के पास किसी काम से आए दमीर ने कदम रोके। लाला नहीं है, तुम्हारा शौहर है वो लड़की। दादू के कहने पर वो गुस्से से उठी। मैं नहीं जाऊंगी जल्लाद डायनासोर के साथ, वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। वो कहती पलटी तो पीछे दमीर को खड़ा देख हरीम की सिट्टी घुम हुई थी, जबकि दादू उसे शेर की कचार में अकेला छोड़ बाहर चली गई। क्यों नहीं जाना मेरे साथ? दमीर के करीब आकर पूछने पर हरीम की सांसें खुश्क हुई थी। वो बस मैं जिया लोगों के साथ आना चाहती हूँ। हरीम को समझ नहीं आई कि क्या बोले। इस शख्स के सामने हमेशा उसकी जबान लफा मार जाती थी। हाँ तो वो लोग भी 2 दिन बाद आ जाएंगे, अब बगैर नखरे दिखाए। जाओ जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें निकलना है अभी। दमीर ने उसके मनमोहिनी चेहरे पर नजरें चुराते हुक्म दिया था। हरीम ने मरे हुए कदम दरवाजे की जानिब उठाए थे, मगर उसका कदावर वजूद को बीच में हाय ले लब काटे गए। दमीर को उसका ये अंदाज बिल्कुल नहीं भाता। वो सबके सामने तो पटर पटर बोलती थी और उसके सामने आते ही जबान जैसे गंग रह जाती। सुनो, मेरे कमरे में कुछ सामान रखा है, वो अपने बैग में डाल लेना। दमीर ने उसके पास थोड़ा झुकते कहते मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे, जिस पर हरीम ने परेशानी से उसे देखा। लेकिन दादू मैं ही क्यों जाऊं उनके साथ? ताईजान भी तो जा सकती हैं, और बच्चे थोड़ी हैं जो बाहर से कुछ लेकर नहीं खा सकते। इसने फिर रोहान से होते उन्हें आखिरी मर्तबा मनाने की कोशिश की थी। तुम्हारी ताई के पैर में चोट लग गई है, ये बात तुम जानती तो हो। और जहां तक रही अकेले जाने की बात, 2 दिन बाद हम भी आ जाएंगे, और खाने की बात की वजह से ही हम तुम्हें भेज रहे हैं। कल से रमजान शुरू हो जाएंगे, फिर सहर और इफ्तार कैसे करेगा दमीर? तुम होगी तो उसका ख्याल रखोगी ना? वैसे भी ईद के बाद तुम दोनों की रुखसती हो ही जानी है, गैर महरम के साथ थोड़ी भेज रहे हैं तुम्हें। चलो जाओ, शाबाश। दमीर तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा होगा। दादू ने प्यार से पिचकारते उसके माथे पर प्यार करते उस पर दुआएं फूंकते रवाना किया था। हरीम ने सर से बार बार फिसलते दुपट्टे को थामते गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाए थे। दमीर जो वजीहा चेहरे पर सनग्लासेस चढ़ाए गाड़ी से टेक लगाए फोन पर बातें कर रहा था, हरीम को बाहर आते देख कॉल काट कर इसके लिए दरवाजा खुल गया। उसके झिझक से बैठते वो अपनी तरफ आता गार्ड्स की एक गाड़ी के साथ मरी के लिए निकल गया। सफर शुरू हो चुका था। 2 दिलों को करीब लाने का, भले ही वो दोनों एक हवेली में पले बड़े थे, लेकिन बाकी कजन्स के मुकाबले बिल्कुल करीब न थे। उनका राब्ता सिर्फ सलाम तक ही महदूद था, जो हरीम उसके बड़े होने की वजह से हल्की आवाज में कर देती थी, वरना वो हमेशा से जमीन के गुस्से से डरती आई थी। इसकी छोटी से छोटी बात पर कहीं भी भड़क जाने पर हरीम का मासूम सा दिल कांप जाता, और कसम किस्मत के तारे ने फूट कर तब खुदकुशी कर ली जब तायाबू ने हरीम का हाथ मांगा, और इसके वालिदैन ने बगैर उसकी मर्जी पूछे उसका निकाह दमीर से करवा दिया, जिसके डर से हलीम की जान जाती थी। वो पहली मरतबा उसके साथ सफ़र नहीं कर रही थी, लेकिन निकाह के बाद पहली मरतबा उसके साथ अकेले सफ़र करना बहुत ऑकवर्ड था। खाना खाया? कुछ खाओगी? तमीर ने उसे खामोशी से खिड़की से बाहर देखते उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई, जिस पर हरीम ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया, नहीं। इसकी अपनी तरफ ना देखने पर दमीर ने सांस खारिज की थी। इस लड़की को मनाने में उसकी काफ़ी एनर्जी सर्फ होने वाली थी। किस सवाल के जवाब में नहीं बोला? खाना ना खाने के बारे में या फिर कुछ खाने के बारे में? दमीर ने मोड़ काटते उसकी साइड प्रोफाइल देखी थी। दोनों के लिए नहीं। खाना खाया नहीं? कुछ खाओगी? बिल्कुल नहीं। हरीम ने अपनी बातों पर जोर देते कहते दमीर को हैरान किया। क्यों? सफ़र काफ़ी लंबा है, कैसे गुजारोगी भूखे पेट? दमीर को उस नाजुक से जान की फिक्र हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके साथ जिंदगी गुजार के तड़प तड़प कर। हरीम ने इतनी हल्की आवाज में कहा कि तमीर को समझ ही नहीं आई। वो भवें सुपेड़ कर उसे देखता करीबी एक रेस्टोरेंट पर रुक गया, क्योंकि वो अभी शहर की हदूद में ही थे, इसलिए रेस्टोरेंट वगैरह से खाना ले लेना ज़्यादा अक्लमंदी थी, वरना तो हाईवे पर दूर दूर तक भी किसी होटल का नामो निशान नहीं मिलना। हरीम ने उसे थोड़ी देर बाद बहुत सारी शॉपर्स पकड़े लाते देख हैरत से देखा, जो कुछ शॉपर्स उसने पीछे गाड़ी की गार्ड्स की गाड़ी में दी और बाकी अपनी गाड़ी की तरफ लाते हरीम की गोद में रखते उसे शौक में डाल गया। वो तो कभी बाहर का खाना खाता ही नहीं था, इसी वजह से दादी के कहने पर हरीम ने उसके लिए खाना पैक कर दिया था। लेकिन वो इतना खाना क्यों लाया था? ये सब क्या है? हरीम ने उसे दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते देख पूछा। खोल कर देखो, तुम्हारी पसंद की सारी चीजें हैं इसमें। रमील की भारी आवाज हरीम के हाथ साकित कर गई। उसे कैसे पता था कि ये सब उसकी पसंद की चीजें हैं? आपको कैसे पता? नए इंकिशाफ पर हरीम को झटका लगा, इसलिए उसके चेहरे को देखते पूछा। बीवी, वो तो मेरी तुम्हारी पसंद ना पसंद का नहीं पता होगा तो किसकी पसंद का पता होगा? तमीम ने गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहते हरीम को थूक निकलने पर मजबूर किया। पहली दफा उसके मुंह से बीवी का लफ्ज सुनना, वो पहली दफा शौहर और बीवी के लिहाज से एक दूसरे से मुखातिब हुए थे। हरीम के रोंगटे से खड़े हो गए। इतना सारा क्यों लाए हैं? आपके लिए तो खाना पैक करा था मैंने। हरीम ने बेशुमार खाने की चीजें देखते पूछा। तुम्हारे लिए लाए हूँ ताकि तुम खा पी कर अपनी जान बना लो, इतनी नाजुक और कमजोर सी हो। तमीर की भारी आवाज हरीम के दिल में हलचल मचा रही थी। मैं कमजोर सी बिल्कुल नहीं हूँ, आपने कभी गौर से देखा ही नहीं, अच्छी खासी हूँ मैं हूँ। हरीम को हमेशा की तरह अपने सलीम नाजुक बदन पर कमेंट अच्छा नहीं लगा था, इसलिए सर झटकते बोल गई। मुझसे ज्यादा गौर से आपको कोई देख ही नहीं सकता बेबी, और आप वाकई बहुत कमजोर हैं।
ज़मीर ने गाड़ी स्लो करते अपना सीट बेल्ट खोलते उसकी तरफ झुकते कहते हरीम की और सांस खता किए थे। वो सांस रोके उसे अपने चेहरे के बेहद नज़दीक आते देख हैरत से देखी गई, जिसकी घड़ी मगरू नाक उसके गाल से मस होते उसके कान के लो को छू गई थी। उसकी दहकती तपिश नजर सी सांसें हरीम की गर्दन झुलसाती उसका दिल बंद करने के दर पे थी। तमिल बिल्कुल सा मुस्कुराते उसकी हालत से हिज उठाता उसकी सीट पर अपना हाथ जमाते मजीद झुका जो हरीम की टांगों से मस होती उसकी जान लबों पर ले आई थी। उसने तड़प कर आंखें मीची। थैंक यू, जमीर ने चेक पोस्ट पर पैसे देकर वहां से बिल पकड़ते सीधा होता अपनी सीट पर बैठा, जैसे बहुत आराम से बात हो। मगर यहाँ हरीम की जान आधी हो चुकी थी, चेहरा गुलो गुलनार हो चुका था, हाथों में इसकी पहली बार इतनी नजदीकी पर लज्जत सी आ गई थी। जमीर की मखसूस मर्दाना क्लोन की अपनी नाक की नथनों से टकराते सोचने समझने की सलाहियत माफ कर चुकी थी। जमीर ने गहरी निगाहों से उसकी गैर होती हालत देखी थी। अपनी जरा से नजदीकी पर उस नाजुक जान का ये हाल देखते न जाने क्यों कमीनी से खुशी मिली थी। दिल में जैसे शरारती कोपलें फूटी थी उसे शुरू से। हरीम की रिजर्व और शर्मीली नेचर बहुत भाती थी। एक यही आदत तमीर को उसका मजीद दीवाना और असीर कर देती थी। उसका हमेशा अपने सामने पलके झुकाए रखना तमीर को बहुत पसंद था, लेकिन अब वो शौहर बन चुका था। जो उसने जो उसने खुद चाहा था अपने बाबा से साफ अल्फाज में वो कह चुका था कि वो हरीम से ही शादी करेगा। इसलिए वो चाचू से कहते चल जल्द निकाह करवा दे। इसलिए मिजाज भी बदल चुके थे और शौक भी। अब वो उसकी निगाहें हमेशा खुद पर चाहता था, उसकी तवज्जो हमेशा खुद पर चाहता था। लेकिन मैडम का यहाँ निज़ाम ही उल्टा चल रहा था। जहाँ वो कभी सलाम कर लेती, चाय का पूछ लेती, पिछले महीने वो ये भी करना बंद कर चुकी थी। मजीद उसे किनारा कशी इख्तियार करते उसको देखते ही रास्ता बदल लेती। जभी तमीर ने उसे आईडी का सोचते उसकी तबीयत ठीक करनी चाहिए थी, क्योंकि शादी के बाद हवेली में रहते वो उसे ठीक नहीं कर सकता था। वो सारा दिन ऑफिस में बिजी होगा और घर आएगा, मैडम ने छुप जाना या रात में कमरे में बस उससे मुलाकात होनी थी। और दमीर ये सब नहीं चाहता था, वो एक बॉन्ड चाहता था उनके दरमियान। वो टिपिकल मियाँ बीवी का सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत तहत हद तक साथ नहीं चाहता था। वो उसकी रूह और उसकी सीरत चाहता था। जिसे वो उसे प्यार करता था वो भी उसे प्यार करे, झिझके नहीं, इससे लाड करे, डरे नहीं, इसके गुस्से में होने पर इसके गले लगकर शांत करे, डर कर भागते छुपते नहीं। और इस सब के लिए उसे हरीम जैसी लड़की को ट्रीट करने के लिए एक अलग स्पेस चाहिए थी, जो हवेली में 20 से 22 लोगों के हर वक्त मौजूद होने के दरमियान वो नहीं कर सकता था। खाओगी नहीं तो ठंडा हो जाएगा, उसे कंफ्यूज अंदाज में अपनी उंगलियों से खेलते एक तमीर ने खाने की तरफ तवज्जो दिलाई। लेकिन इतना सारा मैं कैसे अकेली खाऊंगी, हरीम ने डब्बे खोलते कहा। कोई बात नहीं, जो खाना है वो खा लो, बाकी हम किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर देंगे। दमीर ने उसका हसीन चेहरा इस बात पर खिलते देख नफी में गर्दन हिलाई थी। आप भी खाएंगे? दमीर को बार बार अपनी जानिब देखते पाते हरीम ने अपना खाना फिनिश करते पूछा, जिस पर वो गर्दन हिला गया। बैग पीछे रखा है, मैं निकाल देती हूँ। हरीम ने अपना सीट बेल्ट खोलते पीछे मुड़ना चाहा, जब दमीर ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे सहारा दिया ताकि वो गिरे नहीं। हरीम ने चौंक कर उसके चेहरे की जानिब देखा, जो एनिमा से तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, और जल्दी से बैग उठाते सीधी हो गई। दमीर ने मुस्कुराते अपने हाथ वापस खींचे, बालों में हाथ फेरा। ये लें। हरीम ने दोपहर में अपना पसंदीदा शाशलिक बोटी रोल बनाए थे, जो तकरीबन सभी को काफ़ी पसंद आए थे, इसलिए उसने यही दमीर के लिए पैक कर दिए। तुम खिला दो, मेरे हाथ ड्राइविंग में बिजी हैं। दमीर की अनोखी फरमाइश पर हरीम को झटका लगा। मैं कैसे, आप खुद खा लें। वो शर्मा कर कन्फ्यूज अंदाज में पलके झपकाए लगी। मैं कैसे खा सकता हूँ बेबी, अगर खाने लग गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वरना पुलिस पकड़ लेगी, और तुम्हें खाते देख अब मुझे भी बहुत भूख लग रही है, ड्राइविंग भी नहीं हो पाएगी। तमीर ने मुस्कुराहट छुपाते ड्रामेटिक अंदाज में कहा था, जिस पर हरीम ने लब काटे। अजीब सी कैफियत दिल को जकड़ गई थी। वो शौहर है तुम्हारा हरीम, और कितना झिझकोगी, आखिर 1 महीने बाद रुखसती है, ये सब नॉर्मल सी बात है, और वो खुद से सामने से ये फरमाइश कर रहे हैं तो तुम उन पर जोर नहीं डाल रही। हरीम के दिमाग में उसे दबता, जिस पर वो सर हिलाते एक छोटा निवाला तोड़कर उसके लबों की जानिब बढ़ा गई। तमीर ने उसकी आंखों में देखते नरमी से खाया था, उसके लब अपनी उंगलियों से टकराते महसूस करते हरीम की धड़कनें तेज हुई थी। वो फौरन अपनी निगाहें झुकाते दमीर को मसरूर सा मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। इस मंजर पर उसे बेसाख्ता 2 महीने पहले हुए वाकई याद आया था, जिसकी बदौलत उसका निकाह इतनी जल्दी हुआ। 2 महीने पहले उसने थके हुए अंदाज में गर्दन पर हाथ फेरते हवेली में कदम रखा था। सब बड़ों से सलाम लेते वो उनसे कुछ बातें करता चीख कर चेंज करने के लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जब चाय की तरफ मजबूरन उसे किचन की जानिब ले गई। उसने सोचा था कि मेड से बोल देगा, मगर किचन की जानिब से आती तेज आवाज़ें उसकी तवज्जो खींच गई। वो तजस्सुस से किचन के दरवाजे की जानिब आया, जब वहाँ का मंजर देखते उसका खून खौल गया। मैंने कहा तंग मत करो मुझे, और जाओ यहाँ से। हरीम ने झुंझलाते कहते अपने सारे कजन्स के टोले को देखते कहा, यार तुम सही से छक्का ही नहीं रही, तुम कैसे तुम्हें बताएं कि अच्छा बना है। जैन ने उसके बेहद नज़दीक खड़े सेल से टेक लगाए कहा था, जिस पर हरीम ने उसके बाजू पर मुक्का मारा।
बदतमीज, चखने छपने के चक्कर में आधे से ज्यादा खा चुके हो तुम लोग, बाकी किसी के लिए बचेगा ही नहीं। चलो जाओ यहाँ से, अब कुछ भी नहीं दूंगी तुम्हें। हरीम ने उन्हें घूरते धक्का दिया था, लेकिन वो ठीठों की टोली हिलने का नाम ही न ली। अच्छा, एक आखिरी मर्तबा थोड़ा सा खिला दो, पक्का, फिर हम जा रहे हैं। जैन ने झुककर एक कबाब उठाना चाहा था, जब हरीम उससे वो छीन कर दोबारा रख दी। एक छोटा सा पीस उठाते उसके मुंह में रख गई। शानीज भूखड़ को लेकर जाओ, अब ये दिखा ना किचन में, दोबारा तुम्हें भी कुछ नहीं खिलाऊंगी मैं फिर कभी। हरीम ने इन दोनों को घूरते बोला था, जिस पर वो दोनों हंसते उसके बाल खराब करते मुड़े थे। जब सामने चलते कुर्ते दमीर को देखते आईब्रोज खाते सलाम करते किचन से बाहर भाग गए। वो तीनों चारों तकरीबन हम उम्र थे, इसलिए बहुत क्लोज थे, जबकि दमीर इन सब कजन्स में सबसे बड़ा था। इनमें और हरीम में 9 साल से भी ज्यादा फर्क था। वो अभी 30 साल का था, जबकि हरीम अभी 31 साल की भी नहीं हुई थी। और इस दिन था तमीर ने अपने दिल को मजीद चलाने के बजाय इस दुश्मन निजाह को अपने निकाह में लेने का फैसला किया था, क्योंकि वो मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दोबारा हाल, आपके यहाँ कुछ लगा है? उसकी मीठी आवाज़ पर ज़मीर अपनी सोचों से निकलते उसकी जानिब देखने लगा। कहाँ? यहाँ? वो जानबूझकर गलत जगह टच करते हरीम को सिच कर गया, जिसने टिश्यू उठाते नरमी से उसके डब्बों के किनारे को साफ करते ज़मीर का दिल धड़काया। गाड़ी में दोबारा खामोशी फैल गई। हरीम ने चीज़ें समेटते अपने हाथ टिश्यू से साफ करते सीट से टेक लगाई। तुम लिस्ट बना लो, वेला में पहुंचने पर हम ग्रोसरी करने चलेंगे, तमीर ने मरी की हुदूद में गाड़ी डालते कहा था, जिस पर हरीम ने सर हिलाया। विला में सामान रखने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए थे। हरीम ने पूरे विला को साफ सुथरा और खाली देखते आईब्रो उचकाई। यहाँ तो कोई नहीं है, दादी ने कहा था कि हाउस हेल्प होगी हमारे साथ। वो उसके साथ अकेले रहने पर राजी नहीं थी। जब भी दादी ने उसे ये कहते तसल्ली दी थी कि वहाँ हाउस हेल्प होगी, तो डरे नहीं। हाँ, हाउस हेल्प है, वो दिन में आते हैं, साफ सफाई करते, इफ्तारी में तुम्हारी मदद करवा दिया करेगी, लेकिन फिर अपने घर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ फुल टाइम मेट नहीं होती। इनके घर भी रमज़ान ही है, वो भी तो वहाँ सैर इफ्तार करेंगी। वैसे भी मुझे घर में मुसलसल अपनी बीवी के होते किसी की मौजूदगी पसंद नहीं है, कोई प्राइवेसी ही नहीं होगी तो फ़ायदा। तमीर ने गहरी निगाहों से कहते हरीम को मजीद रूहानसा किया था। आपको नहीं पसंद, लेकिन मैं कैसे अकेले रहूंगी आपके साथ? हरीम को अपनी फिक्र लाहक हुई थी। क्यों, मुझे डर लगेगा तुम्हें? खा जाऊंगा मैं तुम्हें क्या? वैसे किसी को पता तो नहीं चलेगा ना कि अगर मैं अपने दांत गाड़ कर तुम्हारा थोड़ा सा खून पी लूं? दमीर ने सोफे से उठते गंभीर भारी आवाज में कहते उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। हरीम ने डरते दीवार से चिपकते उसे खुद पर झुकते देखा। उसके खून पीने की बात पर आंखों में आंसू चमके। उसने रोने के लिए लब मरोड़े, जब दमीर उसकी हालत देख हंसा। अरे अरे, मजाक कर रहा था मैं, तुम तो सीरियस हो गई। मैं क्यों तुम्हारा खून पीऊंगा, बस जरा सा जायका चखना चाहता हूँ। दमीर ने हंसते एकदम दोबारा सीधे सुधे उसकी नरम मुलायम दूधिया गर्दन पर झुकते लब रखे थे। दांत गाते हरीम को सहमी से चीख मारने पर मजबूर किया। उसके डरने पर जमीर का छत फाड़ कहका वेला की जीनत बना था। हरीम ने हैरत से उसकी ड्रैग खोला, जैसे दांत देखे। वो पहली दफा उसे इतने नजदीक से हंसते देख रही थी, और खुद की कैफियत के बरक्स दिल पूरी तरह इस सितमगर की हंसी पर फिदा हो गया। यू आर सो क्यूट बेबी, चलो आओ ग्रोसरी करने चलते हैं। तमिल ने मुस्कुराते मोहब्बत से हंसते उसके गाल पर लब रखते उसकी गलाई थामते उसे लिए बाहर के जाने बढ़ा था। दिल इतनी सी कुर्बत पर ही सरशारी से झूम उठा। यकीनन इस महीने में उसे बहुत मजा आने वाला था। हरीम उसके लिए कोई अनोखी सी गुड़िया थी, जिसकी हर अदा उसे नए सिरे से दीवाना और अपना असीर बना लेती। उफ, अपनी जान से ज्यादा वजन उठा रही हो, मुझे बता दो, मैं उठा लेता हूँ। हरीम को रूह अफ़ज़ा की बड़ी बोतल उठाते देख दमीर ने सरनफी में हिलाते उसे थाम कर ट्रॉली में रखी थी, क्योंकि आज रोजे की चांद रात थी, इसलिए सुपरमार्केट में रश भी था। एक आदमी ने ट्रॉली इनके बराबर में लगाते देख दमीर ने आईब्रो उचकाई थी, क्योंकि हरीम कुछ मसाले के डब्बे उठा रही थी। उसने एहतियात से हरीम की कमर में हाथ डालते उसे किसी दूसरे से टच होने से बचाया। बस यही सब या कुछ और भी लेना है? ट्रॉली में से दो ही बंदों के मुताबिक सामान मौजूद था, जिस पर दमीर ने आईब्रो उचकाई। बस इतना हम दोनों के लिए काफ़ी है, बाकी घर वाले 2 दिन बाद आ ही जाएंगे, तो जब ले लेंगे। हरीम ने कंधे उचकाकर वजह बताई थी, जिस पर दमीर कमीनगी से मुस्कुराया और सर हिलाते पेमेंट करते शॉपर्स हाथ में उठा लिया। सोना नहीं है, काफी देर हो गई है, सहरी में कैसे उठोगी? उसे अभी तक मोबाइल में लगे देख दमीर ने घड़ी देखते हुए बोला। वो दोनों इस वक्त लिविंग रूम में बैठे थे। हरीम सोफे पर नींद दराज मोबाइल में महर थी, तो करीब ही सोफे पर दमीर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। नहीं, मैं रात में सोती नहीं हूँ, लेकिन अलार्म से सहरी में उठा नहीं जाता, इसलिए हम सब एक साथ सारी रात जागते हैं। हरीम ग्रुप चैट पढ़ते खिलखिलाकर उसे बताती दमीर के माथे पर बल डाल गई। वो कब से उसे फोन पर मुस्कुराते देख रहा था, लेकिन पूछा इसलिए नहीं कि वो उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। क्या हुआ, ऐसा भी क्या पढ़ रही हो जो इतना मुस्कुरा रही हो? दमीर ने जैसे सोते पूछा, लेकिन ज्यादा जाहिर नहीं किया था। हरीम ने लब काटे। अब कैसे बताती, सब ग्रुप चैट में है। उसे अफसोस कर रही थी कि उसे जल्लाद को अकेले झेलना पड़ा था।
कुछ नहीं, ग्रुप चैट कर रहे हैं, हवेली में भी सब उठे हुए हैं ना इसलिए। हरीम के बताने पर दमीर ने जबड़े पीसे। वो यहाँ उसके साथ मौजूद होने के बावजूद भी वहाँ उनसे बातों में लगी हुई थी। हरीम, मुझे पानी पिला दो, खुद भी पानी पियो, कल रोज़ा रखना है। दमीर से मजीद उसका यूं खिलखिलाना बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए कहा। जिस पर हरीम जी कहते उठकर चली गई। दमीर ऐसा करना चाहता नहीं था लेकिन मजबूर हो गया, इसलिए अपने हॉटस्पॉट से उसका मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया। ये ले पानी। हरीम ने गिलास उसे पकड़ाते दोबारा सोफे पर बैठते अपना मोबाइल उठाया था। अरे मेरा नेट चल नहीं रहा, क्या हुआ, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया क्या? हरीम ने परेशान नजरों से उसे देखा, जिस पर दमीर मासूमियत से सरनफी में हिला गया। अभी तक तो तुम चला रही थी, मैं क्यों बंद करूंगा, वैसे मेरा भी बहुत रुक रुक कर चल रहा है, शायद यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। जमीन ने कमीनगी से मुस्कुराते कंधे उचकाए। अल्लाह, मैं क्या करूंगी, टाइम कैसे काटूंगी? हरीम रोहान सी। कोई नहीं, मुझसे बातें कर लो जो तुम इनसे कर रही थी, किसी भी टॉपिक पर कर लो। दमीर ने मुस्कुराते उसे मशवरा दिया, जिस पर हरीम का मूड मजीद खराब हुआ। आपसे क्या बातें करूंगी, आपको कोई मजे की बातें नहीं आती, इससे बेहतर है टीवी देख लूं। हरीम ने मुंह फुलाते कहते टीवी का रिमोट उठाया। दमीर ने लब काटे, वाकई उसे कोई बातें नहीं आती थी, लेकिन वो उसे सुन तो सकता था ना। अपने प्लान खराब करते हरीम टीवी में मसरूफ हो चुकी थी। वो काफी देर बोरियत से चैनल्स बदलती बेजारी से उसे बंद करके उठकर कमरे में चली गई। जमीन ने फिक्रमंदी से उसे देखा। घड़ी में 2 बज रहे थे, उसका काम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, इसलिए उठकर वो कमरे की जानिब आया। हरीम, उसने दरवाजा नॉक करते अंदर दाखिल होते उसे पुकारा, जो बेड पर लेटी किताब पढ़ने की कोशिश करेगी। क्या कर रही हो? दमीर ने कुर्सी पर बैठते पूछा। वो उसकी तवज्जो चाहता था, जो मैडम कतई देने पर राजी नहीं थी। अपनी किस्मत को कोस रही हूँ कि एक यही बेकार किताब लानी थी, लैपटॉप ले आती, इसमें इतनी सारी नॉवेल्स थी मेरी। हरीम ने मुंह फुलाते कहते दमीर को लब काटने पर मजबूर किया था। तो मेरे साथ कोई गेम खेल लो, जैसे घर पर सबके साथ खेला करती थी। दमीर की बात पर हरीम ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जैसे कभी इन लोगों का शोर मचाते खेलना पसंद नहीं था, आज खुद खेलने की बात कर रहा था। आपको कोई खेल आता भी है? उसके तंजिया पूछने पर दमीर ने खज्जल से होते सर नफी में हिलाया। नहीं आता तो तुम सिखा देना, खेल कर तो देखो, मैं फास्ट लर्नर हूँ। दमीर ने उसकी कलाई थामते उसे बेड से खड़ा किया था। हरीम चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसको मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से चल दी। लैपटॉप पर लूडो खेलेंगे? उसे लैपटॉप उठाते देख पूछा, जिस पर वो सर हिला गया। ऐसे नहीं, अरे आप गलत खेल रहे हैं। हरीम ने उसे एक दफा गोटी मारना सिखाया था, लेकिन वो अपनी ही खुद की गोटी मारते मुस्कुराते हरीम को हंसने पर मजबूर कर दिया। तुमने तो कहा था जो गोटी आगे आए वो मार देना। उसे बच्चों की तरह कंफ्यूज शक्ल बनाकर बोलने पर हरीम पेट पकड़कर हंसती। जमीर का दिल गार्डन गार्डन कर गई। जी मैंने ये जरूर कहा था, लेकिन खुद की गोटी नहीं मारनी होती, बल्कि सामने वाले प्लेयर की मारनी होती है, मतलब मेरी देखें ऐसे। हरीम ने हंसते हुए बेदहानी में उसके माउस पर रखे हाथ पर हाथ रखकर क्लिक किया था। दोनों एकदम नजदीक हुए थे। दमीर ने गहरी निगाहों से उसकी हसीन आंखों में झांका। दिल की रिदम एक साथ तेज हुई थी, सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकराईं। हरीम ने होश में आते जल्दी से पीछे होते नजरें इधर उधर फेरी। गाल तबकर अचानक सुर्ख हुए थे। उसकी हालत देखते दमीर के लबों को खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ। अच्छा बताओ क्या करना है? उसे हरीम के साथ खेलने में मजा आ रहा था, इसलिए दिलचस्पी से बोला। कुछ नहीं, बस मुझे और नहीं खेलना, वैसे भी सहरी का टाइम हो गया है, मैं सहरी बनाने जा रही हूँ। हरीम का दिल तेजी से धड़क रहा था, इसलिए उठकर फौरन किचन में भाग गई। जबकि दमीर मुस्कुराते लैपटॉप बंद करता चीजें समेटते उसके साथ मदद करवाने के लिए किचन में चल दिया। उफ, क्या हो रहा है मुझे? हरीम, ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हो? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हरीम ने किचन में आते अपने गानों पर हाथ रखते कहा था। बाहर से खटपट की आवाज़ पर वो फौरन सहरी बनाने में मसरूफ हो गई। जब दमीर किचन में दाखिल होते उसके करीब आया। कुछ हेल्प करवाऊं? वो बेहद करीब झुकते उसके कान में सरगोशी करता हरीम के जिस्म के रोंगटे खड़े कर गया। नहीं, मैं करवा लूंगी, कर लूंगी मैं। वो फौरन नफी में सर हिलाती बिदक कर उससे दूर होती फ्रिज में से पराठे निकालने लगी। नहीं, मैं सच में मैं बहुत अच्छा हेल्पर हूँ, तुम मुझे बता सकती हो कोई भी काम। अब अपनी बीवी को अकेले तो काम करने नहीं दे सकता ना? क्या करूँ, ये अंडे तोड़ दूँ इस बाउल में? दमीर ने मुस्कुराते अपनी हसीने ऊपर चढ़ाते कहते बाउल की जानिब इशारा किया था। हरीम ने जस बस होते उसे देखा, फिर गर्दन हिला दी। ओके बेबी, देखना बहुत अच्छा ऑमलेट बनाऊंगा। इसे पहले मरतबा खुद पर भरोसा करते देख दमीर खुशी से बोला, लेकिन पहली ही मरतबा इतना तेज कांटा मारा अंडे पर के वो चकनाचूर होते बाउल में गिर गया। ओ सॉरी, वो ताकत ज़्यादा लगा दी। हरीम को अपने कारनामे देखते दमीर खज्जल सा होते बोला, लाइन दे, मैं तोड़कर दे देती हूँ। हरीम ने उसे दूसरा अंडा उठाते देख फौरन आगे बढ़ते थामा। इस तरह वो सारे अंडे बर्बाद करने वाला था। ठीक है, मुझे सिखा दो। दमीर ने उसको पीछे से हाँक करते उसके हाथ थामे थे। इसकी हरकत पर हरीम के हाथ लर्जे। बस हल्के से मारना और फिर इसे खोल देना, हरीम ने हल्की आवाज में कहा, जिस पर दमीर ने सर हिलाते उसके बालों में चेहरा छुपाया। एक और मरतबा बता दो, फिर सीख जाऊंगा। इसकी गंभीर सरगोशी और अपनी गर्दन को झुलसाती दहकती सांसें हरीम का सांस लेना मुहाल कर गई। उसने सूख निकलते लर्जिश ज्यादा
हाथों से अंडा तोड़ते फौरन उससे दूरी बनाई थी, जिस पर तमीर बदमज़ा हुआ। लगता है सारी ज़िंदगी आपको अंडा तोड़ना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तोड़ना नहीं आएँगे। वो नर्वस अंदाज में काम करती हलीम को छेड़ते कहता मुस्कुराया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप हवेली में थोड़ा किचन में हेल्प करवाने आएँगे। हरीम के कंधे उचकाकर कहने पर दमीर ने आईब्रो उचकाई थी। वैसे मैं सोच रहा था कि हम रुखसती के बाद मेरे बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे, मुझे वहां से नए ऑफिस की ब्रांच तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके बाद सुनते हलीम के चेहरे का रंग उड़ा। उसने हैरत से दमीर की जानिब देखा। नहीं, ऐसे नहीं करें, मैं कैसे रहूंगी वहां अकेले? हरीम ने रूहान से होते कहा। अकेली कहाँ, मैं हूंगा ना तुम्हारे साथ हमेशा। दमीर को इसकी उठती रंगत मजा दे रही थी। आपके साथ ही तो अकेले रहने का बोल रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना किसी बंगले में, हम हवेली में ही रहेंगे। हरीम ने फौरन नफी में गर्दन हिलाते पराठा उतारा। क्यों, मेरे साथ अकेले रहने में क्या परेशानी है? वैसे भी मुझे प्राइवेसी चाहिए जो हवेली में ना ना के बराबर मिलती है। बस तैरा, मैं रुखसती के बाद वलीमा होते ही तुम्हें अपने साथ लेते बंगले पर शिफ्ट हो जाऊंगा। दमीर ने हतमी फैसला कुल लहजे में कहते हरीम को गुस्सा दिलाया था। मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेले चले जाइएगा। वैसे भी दादू तायाबू ताई अम्मी कभी नहीं मानेंगे। हरीम ने गर्दन अकड़ाकर कहा, मगर दमीर के अगले जुमले ने उसके हलक से अल्फाज छीन लिए। वो क्यों नहीं मानेंगे? जब मेरे कहने पर हमारा निकाह इतनी जल्दी हो सकता है तो हम बंगले में शिफ्ट क्यों नहीं हो सकते? दमीर ने ऑपलेट का कचुम्बर बनाते आईब्रो उचकाई। आपके कहने पर ये निकाह हुआ? हरीम ने हैरतज़दा होकर पूछा, जिस पर ज़मीर ने सर हिलाया। तो तुम्हें क्या लगा कि बाबा और चाचू ने 3 महीने में निकाह और शादी का फैसला कैसे कर लिया, जबकि हमारी तो मंगनी भी नहीं होनी थी? मेरे ही कहने पे शादी इतनी जल्दी हो रही है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जल्द से जल्द मेरे निकाह में आ जाओ, और चौथी ईद को भी रुखसती मैंने ही रखवाई है डार्लिंग, इसलिए बंगले में शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। दमीर ने पैर नीचे रखते साकिब खड़ी हरीम को अपनी बाहों और शर्ट के दरमियान कैद करते गंभीर लहजे में इंकशाफ किया था। उसकी लो देती निगाहें हरीम के गुलाबी गाल और हसीन आंखों से फिसलकर लबों तक आई थी। हलक में मानो कांटे से छुपे थे। तमीर ने बहुत ही नरमी से उसके हसीन चेहरे को हाथों के प्याले में भरते उसकी आंखों पर लब रखे थे, फिर गालों को छुआ और उसकी छोटी सी नाक पर लब रखते वो अपनी तशनगी मिटाता। जब माइक्रोवेव की घंटी बजती, हरीम को होश दिला गई। वो सटपटाते फौरन उसकी बाहों से निकलती ओवन से सालन निकालने लगी थी। दमीर ने अपना मजा खराब किरकिरा होने पर दांत पीसे आंखें मींची थी और सांस खारिज करते बाहर बढ़ गया। जबकि हरीम की हालत इसके बरक्स थी। वो गहरी गहरी सांस लेते अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी, जो पसलियों की दीवार तोड़कर बाहर आने को बेताब था। इन दोनों ने खामोशी से सहरी की थी। हरी मुसलसल कनखियों से उसे देख रही थी, जो बिगड़े हुए मूड के साथ खाना खा रहा था। दिमाग में मुसलसल इसके कुछ देर पहले वाले अल्फाज गूंज रहे थे। तो क्या वो उसे पसंद करता था, जो ने काफी मर्जी से किया था? क्योंकि हरीम को अच्छे से याद था 3 माह पहले उसके पापा ने अपने किसी दोस्त के बेटे के रिश्ते का जिक्र किया था, जो गालिबन किसी तकरीब में उसे देखते पसंद कर चुके थे। इस दिन तमीर का मूड बहुत बिगड़ गया था। शानी और जैन को भी उसने किसी बात पर खूब डांटा था, तो क्या वो जेलिस हो गया था? चाय उसे उठकर जाते देख हरीम ने पीछे से पुकारा था। नहीं, दिल नहीं कर रहा, कहते वो कमरे में बंद हो गया। जबकि हरीम हैरत से उसे देखे गई। वो तो कभी चाय के बगैर रोज़ा नहीं रखता था, अक्सर तो चाय चाय ही पीकर रोज़ा रख लेता था। अब क्या हुआ उसे? नखरे ही निराले हैं लाड साहब के। हरीम ने सर झटकते अपने सहरी मुकम्मल करते बर्तन सिंक में रखे थे, क्योंकि कल हाउस हेल्प ने आधे साथ साफ कर देना था। पानी का पूछ लूँ? अभी तो टाइम है। हरीम ने अपने कमरे में जाने से पहले एक नज़र तमीर के दरवाजे पर डालते सोचा, फिर करने के लिए नेकी करने की नीयत से पानी की बोतल उठाते उसके दरवाजे के करीब आई। सुने, अभी टाइम है, आपको पानी पीना है? हरीम ने हल्के से दरवाज़ा नॉक करते पूछा। जब अंदर से आवाज़ आने पर वो नॉक घुमाकर दाखिल हुई। जब कसरती बाजू उसकी नाजुक कमर पर लिपटते उसे दरवाजे से पिन करते उसकी सांसें चुरा गए। हरीम के शौक के मारे हाथ पैर सुनोते पानी की बोतल जमीन पर गिरा गए। दमीर ने उसकी गर्दन सहलाते उसके गाल छूते पीछे होते बोतल जमीन से उठाई। थैंक यू, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, वो गंभीर आवाज़ में कहते पानी की बोतल लबों से लगाते हरीम के तोते उड़ा गया। वो थूक निकल कर उल्टे कदमों से बाहर भागती तमीर को हंसने पर मजबूर कर गई। उफ, मेरा रोज़ा ख़राब करवाएंगी ये बेशरम। अल्लाह जी, अब मैं क्या करूँ? जब जब भी मैं इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं थी, बेहया कहीं के। ज़रा जो रमज़ान का ख्याल हो इन्हें, पहले ही रोज़ा है बंदा, थोड़ी शर्म थोड़ा एहतराम कर लेता है। हरीम ने अपने कमरे के दरवाजे से देख लगाते हवा में मुक्के मारे थे, जैसे दमीर उसके सामने हो। उसके गाल आँख के अंगारे के माने दहक रहे थे। मेरी तौबा, जो आइंदा इनका ख्याल करके इन्हें सहरी में कुछ पूछने जाऊँ। हरीम को दोबारा उसकी हरकत याद आते तपा गई थी, जब गट पानी पीते दिमाग से बुलाने की कोशिश करने लगी। सायरन की आवाज़ पर उसने सांस खारिज करते दुआ मांगते रोज़ी की नियत की थी और उठकर वजू करने चल दी। उफ, जाए नमाज तो बाहर रह गई, लेकिन वो अगर कमरे से बाहर आ गए तो क्या करूँ? बस जल्दी से लेकर वापस आ जाऊंगी। हरीम ने चेहरे के गिर्द दुपट्टा लपेटते दरवाजा हल्का सा खोला तो अपना रास्ता क्लियर पाते मुस्कुराई और भाग कर सोफे पर रखी जाए नमाज उठाते मुड़ी। जब सर जोर से किसी मजबूत दीवार से टकराया था, और इससे पहले वो गिरती एक कसरती बाजू उसकी नाजुक कमर के गिर्द लपेटे उसे जमीन बोस होने से बचा गया।
हरीम ने तकलीफ महसूस ना करते धीरे से आंखें खोली तो उसकी ब्राउन गहरी आंखों को खुद को निहारते पाते चटपटा गई। ध्यान से जाना, मैं भी गिर जाती। दमीर ने एहतियात से उसे पैरों पर खड़ा करते कहा। वो शाहनमाज लेने आई थी, जा रही हूँ, हरीम ने कहते बढ़ते जाना। जब वो उसकी कलाई थामते उसे रुक गया। साथ नमाज पढ़े, मेरी इमामत में नमाज पढ़ना चाहेंगी बेगम? दमीर ने मोहब्बत भरी नजरों से उसके दुपट्टे के हाले में लिपटा मन मोहिना हसीन चेहरा देखते पूछा। वो नरमी से हाथ बढ़ाते उसके थोड़ी से दहकते बाल दुपट्टे में छुपा गया। हरीम को उसकी पहली कोई बात बहुत भाई थी, इसलिए किसी ट्रांस की कैफियत में सर हिलाती दमीर को मुस्कुराने पर मजबूर कर दी। वो आगे खड़े होता फजर की नमाज उसे अपनी इमामत में पढ़ा रहा था। हरीम के लबों पर मथन से मुस्कुराहट ने छुपी दिखाई थी। आप सोने नहीं चाहते? उसे दुआ मांगकर बालकनी की जानिब जाते देख हरीम कंफ्यूज हुई। नहीं, जिम करके ऑफिस जाऊंगा, वहां से आकर सो जाऊंगा, आज इतना काम नहीं होगा। वैसे भी दमीर ने डम्बल्स उठाए। ठीक है, मैं भी कुरान की तिलावत कर रही हूँ, हाउस हेल्प के आने के बाद सफाई करवा कर सो जाऊंगी। हरीम ने उसके फूले मसल्स एक्सरसाइज से मजीद खोलते देख नजरें चुराते सोफे पर बैठे कुरान खोला। इसकी तिलावत करती आवाज़ इतनी मसरूर कन थी कि दमीर को लगा किसी ने दिल में बर्फ की सिल रख दी हो। वो हमतन गोश उसकी तिलावत सुनते अपने एक्सरसाइज मुकम्मल करता टॉवल से पसीना साफ करते उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठा। ये पहली मर्तबा था जब दमीर की गहरी तपिश ज़दा निगाहों ने हरीम को नर्वस नहीं किया था, क्योंकि वो मैं हुए कुरान पढ़ रही थी। जब पहल बजते हाउस हेल्प घर में दाखिल हुई थी, दमीर ने चूंकि वेस्ट पहन रखी थी इसलिए मेड के देखने से पहले ही वो उठकर अपने कमरे में चला गया था, जिस पर हरीम के लबों पर मुस्कुराहट आई। उसे दमीर की ये हरकत बहुत अच्छी लगी थी कि वो किसी और को अपने जिस्म की एक झलक भी देखने नहीं देता, जबकि हरीम के सामने वो कंफर्टेबली वेस्ट में लेटा हुआ था। सलाम बाजी, साहब चले गए क्या? मेड ने घर में आते ही पूछा तो जिस पर हरीम ने आईब्रो झुकाई। क्यों, आपको कोई काम था? हरीम ने एक नज़र दमीर के कमरे के दरवाजे की जानिब देखते उससे पूछा। जी, ये एक्स्ट्रा चाबी उन्हें वापस करनी थी। इन्होंने कहा था कि अब वो अपनी बीवी के साथ यहाँ आए तो मैं एक्स्ट्रा चाबी नहीं रखूंगी, आपकी देख रेख में काम करके वापस चली जाऊंगी। इन्हें बीवी के साथ किसी की मुदाखलत पसंद नहीं है शायद। मैं जो अच्छी उम्र की थी लेकिन बातों नहीं थी, इसलिए पटर पटर दमीर की सारी फ़ोन पर की गई बातें बोलती हरीम को हैरान कर गई। दमीर ऑफिस के लिए तैयार होकर कमरे से निकल कर आया। लाओ ये चाबी मुझे दे दो, और सुनो, मैडम की इफ्तारी के लिए थोड़ी मदद करवा देना, बाकी मैं आकर देख लूँगा। हरीम बाहर गार्ड्स हैं, डरना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। दमीर ने मोहब्बत से हरीम के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते कहते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे, जबकि उसकी मेट के सामने इस हरकत पर हरीम के गाल ब्लश से लाल हो गए। ओए होए, मैडम साहब तो बहुत वो क्या कहते हैं रोमानवी रोमांचिक नहीं रोमांटिक मिजाज के लगते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे करना भी चाहिए। आप भी तो कोई गुड़िया जैसी लगती हैं, प्यारी सी। मेड ने छेड़ते अंदाज में कहते हरीम को मजीद हया से अनार किया। अच्छा अच्छा, बस हो गया, आप काम कर लें, मैं कुरान पढ़ लेती हूँ जब तक। जब मजीद छेड़खानी से दिल की धड़कनें हमवार न हुई तो हरीम ने शर्मीले से लहजे में उसे काम पर लगाया। मैडम जी, हमें भी बता दें कि ऐसे बंदे को अपने पीछे पागल करने के लिए कौन सा वजीफा करना पड़ता है? हम कुंवारों की तो शादी ही नहीं हो रही, तरसे ही जा रहे हैं। मेड ने बर्तन मांजते हरीम को लब कांटे पर मजबूर किया था। अब उसे क्या बताती, यह मामला उल्टा था। उसने नहीं, उसके शौहर ने जतन किए थे इस शादी को करने के लिए। वो सर झटकते दोबारा तिलावत में मसरूफ हो गई। हाउस हेल्प के साथ उसने मिलकर शाम की इफ्तारी के लिए अभी से सामान तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। अब वो आराम से देर से उठकर बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। वो मेड के जाने के बाद दरवाज़ा लॉक करते अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई थी, जब गहरी नींद में उसे खुद पर वजन महसूस हुआ, मगर नींद ना ख़राब हो जाए वो बगैर असर लिए सोती रही। ज़मीर ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर ऑफिस से निकला। यहाँ वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की वजह से आया था, इसलिए कुछ मज़ीद दिन में काम मुकम्मल हो जाने पर वो वापस जाने वाला था और एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। यह एहसास ही काफ़ी खुशगवार था कि उसकी हसीना इस घर में मौजूद है। वो टाई की नॉट खोलते लिविंग रूम में आया, मगर हरीम को ना पाते वो अपने कमरे में कपड़े चेंज करता बेड पर लेटा। फिर कुछ सोचते मुस्कुराता उठकर हरीम के कमरे की जानिब बढ़ गया। उसे गहरी नींद में ख्वाबों खरगोश के मजे लूटते देख आराम से बेड पर उसके बराबर में नींद दराज होता और सबकी बाहों में भर गया। हरीम हल्का सा कसमसाया, फिर दोबारा सो गई। तमीर ने मोहब्बत से उसका हसीन चेहरा देखा, फिर न जाने किस पहर आंख लग गई। अपने अलार्म के बजने पर हरीम ने आंखें खोलकर मोबाइल टटोला, मगर खुद पर किसी का भारी वजन महसूस करते उसकी जान हवा हुई। अपनी गर्दन में चेहरा छुपाए दमीर को छोटी छोटी सांसें भरते देख हरीम हैरत ज़दा सी हुई थी। वो काफ़ी गहरी नींद में लग रहा था। उसका यूं खुद को अपनी बाहों में भींच कर सोना नाजुक सी हरीम का दिल किसी सूखे पत्ते के माने लरस गया। वो फौरन उठकर उसकी गिरफ्त से निकले, बेड से खड़ी होती गहरी गहरी सांस पड़ने लगी। दमीर ने उसकी गर्माहट ना पाते बेड पर हाथ मारते तकिया अपनी बाहों में खींचते करवट बदली। हरीम ने उसकी हरकत पर दांत पीसे थे, फिर उसे बातें सुनाकर अपना रोज़ा ख़राब करने से बचते वो वॉशरूम में घुसकर फ्रेश होते वजू करते लिविंग रूम में आती नमाज़ पढ़ने लगी। वो इन हिमाक से सोफे पर बैठे कुरान पाक पढ़ रही थी, जब दमीर बिगड़े मूड के साथ उसकी जानिब आते बगैर कुछ कहे हरीम की गोद में सर रखते आंखें मूंद गया।
जबकि उसकी हरकत पर हरीम पहुँच आ गई। वो आखिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था, वो समझ ना पाई। आप अंदर जाकर सो जाएं, मैं कुरान पढ़ रही हूँ। हरीम ने कहते हुए उसका सर अपनी गोद से हटाना चाहा। जब वो जिद्दी पन्नी की हद करता, उसे गुस्से से नींद में डूबी आंखों से देखता, उसकी कलाई थामते अपने बालों में रख दिया। तो पढ़ती रहो, मैंने कब मना किया है, मुझे यहाँ सोने दो और अब हिलना मत यहाँ से। वो नींद से भारी होती आवाज़ में कहते हैं, उसकी कमर थाम कर आंखें बंद करता हरीम के झुके शक्के छुड़ा गया था, जो हैरत से उसे देख रही थी। अब ये गुस्सा इजहारी तो कौन सा नया तरीका था उसका, वो समझ नहीं पाई, मगर उसे गुस्से से डरती यूं ही बैठी तिलावत करती रही और फिर बेध्यानी में उसके बालों में हाथ फैलाते वो मजीद दमीर को गहरी नींद में सुलाने का बाइस बन गई, जो उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करता नींद में भी मुस्कुराया। सुने सुने दमीर, असर की नमाज को काफी वक्त हो चुका था। वो कब से दमीर को उठाने की कोशिश कर रही थी, जो करवट पर करवट लेते नींद में गरक हो जाता। रोजे का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता, और जाए सर की नमाज निकल जाएगी, आपकी भी और मेरी भी। इस बार हरीम ने उसे बकायदा झिंझोड़ा, जिस पर वो नींद में झूलता उठा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खुलने से इनकारी हरीम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, क्योंकि उसकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे माएँ जबरदस्ती 6 साल के बच्चे को सर्दी में सुबह ही सुबह स्कूल जाने के लिए उठाती हैं। लाड साहब की नींद पूरी हो गई तो उठ जाए, असर की नमाज निकल जाएगी वरना। हरीम ने कहते सोफे से उठना चाहा, जब वो हाथ थाम गया उसका। मेरे लिए रुक जाओ, साथ नमाज पढ़ेंगे, मैं बस अभी आया वजू करके। दमीर ने मोहब्बत से उसे देखते भारी आवाज में कहा और कमरे की जानिब चल दिया। कटोरियाँ कहाँ रखी हैं? इफ्तारी का वक्त हो रहा था, सबने सब कुछ तैयार करके टेबल पर सजा दिया, लेकिन फ्रूट चाट निकालने के लिए कटोरियाँ नहीं मिल रही थी। जब ऊपर का कबट खोलते उसे वहां रखी देखी। उसने कोने में रखा छोटा सा स्टूल रखते उसे उठाने की कोशिश की। हरीम, आ जाओ, रोजा खुलने वाला है। दमीर ने उसे किचन से ना आते देख उठकर बुलाने आए। जब उसका कारनामा देखते भागकर उसकी जाने बढ़ा। मैं बस कटोरी, आह। अभी वो बताती मुड़ी की थी जब स्टूल स्लिप हुआ, और इससे पहले वो जमीन बोस होती, दमीर ने उसे किसी कीमती मताए जान की तरह अपनी बाहों में संभाल लिया। क्या करती हो, अभी लग जाती तुम्हें। तमीर ने जरा गुस्से से कहा था, जिसका कलेजा एकदम मुंह को आया। अगर वो सही वक्त पर ना आता तो वो जरूर अपने दांत उड़वा कर बैठी होती। सॉरी, वो ये बस। हरीम ने उसकी गुस्सेली आंखों से गायब होते कुछ बोलना चाहा, जब वो गुस्से से उसकी बात काट गया। जब जानती हो तो वो संभाल नहीं पाती तो ये ऊटपटांग करनी जरूरी है। आइंदा यूं खुद से लापरवाही बरती तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। तुम मेरी मलकियत हो हरीम दमीर अली, और मुझे मेरी मलकियत पर एक खराज तक गवारा नहीं है। दमीर ने गुस्से से उस पर चेहरा झुकाते कहते हरीम को सांस रोकने पर मजबूर किया था। उसे किचन से जाते देख हरीम ने पैर पटके थे। इसी वजह से उसे दमीर बिल्कुल पसंद नहीं था। छोटी छोटी बातों पर उसका इतना भड़क जाना सामने वाले का नाजुक सा दिल लर्जा देता था। जितनी शिद्दत से प्यार टूट कर करता था, उतनी ही शिद्दत उसका गुस्सा था, और दोनों ही चीजों से हरीम की जान जाती थी। खड़ूस चिल्ला ड्रैगन, दिखा दिया ना अपना असली रूप एक ही दिन में। आना ही नहीं चाहिए था मुझे इनके साथ, दादी की बातों में आकर। आ लेने दे सारी फैमिली को, मुंह भी नहीं लगाऊंगी मैं इन्हें। अब करें अकेले बैठकर इफ्तारी, मैं भी नहीं जा रही बाहर। देखिए मैंने इतने मजे के पकौड़े बनाए हैं, अब उनका क्या। हरी में एक दफा नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी, अभी अपनी अना का परम रखना जरूरी है। उसने खुद से बातें करते बाहर न जाने का तहिया किया। धनी ने उसे अभी तक किचन से बाहर आते ना देख दांत पीसे थे। अजान होने में कुछ ही सेकंड रह गए थे। हरीम, बाहर आकर रोजा खोलो, धनी ने वापस किचन में आते कहा, जिस पर वो मुंह फुलाकर फ्रिज से बोतल निकालती बाहर की जानी पड़ी। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। उसे नाराज होते अपने कमरे में जाते देख दमीर उसके पीछे पड़ा। खोल लूंगी मैं रोजा, आप मेरी फिक्र मत करें। हनीम ने गुस्से से कहते उसके मुंह का दरवाजा बंद कर दिया। अजान हो चुकी थी। दमीर ने दांत पीसते रोजा खोलते इफ्तारी से सजी भरी टेबल देखी। उसने ऐसा तो नहीं सोचा था कि पहला रोजा ही वो दोनों नाराजगी से खोले। दमीर ने क्या कर दिया, उसे अपने आप से मोहब्बत करवाने यहाँ लाए थे और मसीह उसे नाराज कर दिया। उसे पानी से रोजा खोला है उसने। उफ, क्या जरूरत थी उसे डांटने की, पता भी है वो दिल पर बातें ले लेती है। गुस्से पर काबू नहीं रख सकते तो पहला रोजा ही बर्बाद कर दिया। बेवकूफ, वो खुद को कोसे जा रहा था। उसे मनाना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो अज़म उठाता तो उसके दरवाजे की जाने बढ़ा जो लॉक था। क्या? मगर दादी, आप लोगों ने कहा था कि 2 दिन बाद आ जाएंगे, अब क्यों नहीं आ रहे? हरी रोहान सी हुई थी, जिस पर दादी मुस्कुराई। दमीर ने कॉल करके बताया कि तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो और उसका काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा, 1-2 हफ्ते में। तो वापस आ जाओगे, इसलिए हम सब वहाँ आकर क्या करेंगे। वैसे भी यहाँ बच्चों की फाइनल पेपर शुरू हो गए हैं, अब तो आना नामुमकिन है। तुम लोग काम निपटा कर आ जाओ। चलो मैं रखती हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हूँ। दादी हंसी कॉल काट गई, जिस पर हरीफ ने आंखें मींची थी। सब उसे दमीर के साथ अकेले छोड़ गए थे। अभी वो गुस्से से मोबाइल को घूर रही थी जब दरवाजा बजा। हरीम जान, बेगम दरवाजा खोलो यार, आई एम सॉरी, गलती हो गई यार, आइंदा ऐसा नहीं डांटूंगा तुम्हें। हरीम दरवाजा खोलो। दमीर ने बहुत प्यार से माजरा ख्वाह लहजे में कहा था, जिस पर हरीम जो दरवाजे से लगे उसकी बातें सुन रही थी मुस्कुराई। इसके लहजे में वाज़ेह बेचैनी और निदामत पर हरीम ने लब काटे। वो तो थोड़ा भरम मारने के लिए उससे नाराज हुई थी, मगर शायद दमीर दिल पर ले गया था ये बात।
हरीम प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मेरा रवैया सख्त हो जाता है, मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ इस बात पर, बहुत कोशिश कर रहा हूँ खुद को बदलने की, प्लीज़ एक मौका दे दो, तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें तकलीफ में सोचकर तड़प गया था, इसलिए वो सब बोल दिया, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, जानता हूँ लहजा बहुत गलत था, बस वजह बता रहा हूँ, उसकी आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। दमीर ने दरवाजे से माथा टिकाया था जब हरीम ने दरवाज़ा खोला। ये आखिरी मर्तबा है, आइंदा आपने मुझे ऐसा डांटा तो मैं ताया अब्बू से आपकी शिकायत कर दूंगी और रुखसती भी नहीं कर पाऊंगी। इसकी धमकी पर दमीर ने आंखें फाड़े उसे अपनी बाहों में खींचा। सालिमा ऐसे तो मत कहो यार, इतनी संगीन धमकी तो दुश्मन भी नहीं देते। वो मोहब्बत से उसके गाल पर प्यार करते उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। इन दोनों ने पहली मर्तबा खुशगवार माहौल में एक दूसरे को तंग करते इफ्तारी की थी। आपको अभी तक गोटी चलने नहीं आई? फास्ट लर्नर थे आप तो। मैंने आपकी 3 गोटियां मार दी। वो आज फिर बैठे लैपटॉप पर लूडो खेल रहे थे जब हरीम ने खिलखिलाते उसे जताया। इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें मारने दे रहा हूँ। क्या याद रखोगी किस रहमदिल इंसान से, सखी इंसान से पाला पड़ा है? दमीर ने उसके हसीन चेहरे को नजरों में बसाया, एब्रोज उठाकर कहा। हाँ सखी, और आप बोलें, ये बोलें आपको खेलने ही नहीं आ रहा, कच्चे खिलाड़ी। हरीम ने तंजिया कहा, जिस पर दमीर ने उसे अपनी जानिब खींच गया। मैं बताऊं तुम्हें कच्चा खिलाड़ी कौन है? वो उसकी गर्दन में गुदगुदी करता हरीम को खिलखिलाने मचलने पर मजबूर कर गया। ये चीटिंग है। नहीं, आप हार गए। हरीम ने खुद को चिढ़ाने की तकदो की जब दमीर उसे अपने सीने पर गिराते उसका माथा चूम गया। अगर ऐसे खिलखिलाकर दिखाओगी तो सारी जिंदगी तुमसे गोटियां हारने के लिए तैयार हूँ मेरे दिल जानम। वो गंभीर आवाज में कहता हरीम के पलके हया से लर्जा गया था। उसकी पलके कालों पर सच्चा रेत दिखते दमीर ने उसे अपने सीने में भींचते गहरी सांस भरी थी। उसकी खुशबू जिस्म और रूह को मुअत्तर कर देती थी। हरीम को भी उसकी आगोश में अब डर और हिचकिचाहट की जगह सुकून और मुसरत महसूस होती थी। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में यूं ही लेटे हल्की फुल्की बातें करते, सहरी तक रात जाकर गुजारते, फिर इसी मामूल की तरह रोज गुजारते। नमीर ऑफिस से आने के बाद उसकी गोद में सर रखे उसकी तिलावत सुनता सो जाता। ये खामोश नज़दीकियां दिल से भी उनके दरमियान की सर्द दीवारें मिटा रही थी। वो हवेली वापस आ गए थे और दमीर शिद्दत से उनकी रूटीन मिस कर रहा था। और वो आस और हसरत भरी नजरों से हरीम को लिविंग रूम में बैठे कुरान पाक पढ़ता देखता, लेकिन यहाँ उसकी अम्मी चाचियाँ सब मौजूद होते थे, इसलिए वो दिल महसूस कर अपने कमरे में जाते करवटें बदलता रहता। उसकी अम्मी बहुत अच्छी तरह उसकी आंखों की बेचैनी पड़ती मुस्कुराती थी। अब आखिर रमजान चल रहे थे और घर में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं, जहाँ सब ईद की शॉपिंग में मसरूफ होते थे। वहीं सारा का सारा घर शादी की शॉपिंग करता भारी ड्रेसेस खरीद रहा था। तबीर भी इन सब में घन चक्कर बना हुआ था, क्योंकि आम दिन की बात कुछ और होती है और रोजे में अपनी बेगम और खुद के लिए तैयारियां करते बाजारों के चक्कर लगाना उसे सबसे मुश्किल काम लगा था। हालांकि वो बहुत हद तक मुकम्मल तैयारी कर चुके थे, मगर फिर भी एंड वक्त पर कोई ना कोई काम निकल ही आना होता। अभी भी वो टेलर से अपनी बेगम की मेहंदी का जोड़ा लेने आया था, जो फिटिंग के लिए दिया था, क्योंकि उनकी बेगम के रोजे रखने की वजह से फिटिंग बहुत ढीली हो गई थी, ड्रेस कंधों से स्लिप हो रहा था। उसने रोजे रखे थे या फाका किया था? दमीर को उसकी अम्मी के पास सुनते हरीम के चेहरे की फिक्र हुई थी। वो उसे पिछले 10 दिनों से देख नहीं पाया था, क्योंकि वो एहतिकाफ में बैठी हुई थी। आज उसने एहतिकाफ से उठना था, इसलिए वो हार और फूल भी ले चुका था और तोहफे लेते वो हवेली में दाखिल हुआ। जब ईद के चांद का ऐलान हुआ, सबने दुआ मांगते हरीम के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे, ताकि उसे एहतिकाफ से उठा सके। दमीर कमरे में दाखिल हुआ तो सभी उसको गले लगाते मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि हरीम उनके गले से लगते आंसू बहा रही थी। ये लम्हा होता ही ऐसा है कि बंदा इमोशन खो ही जाता है। हरीम के पलटकर अपनी जानिब देखने पर दमीर को लगा वो सांस नहीं ले सकेगा। वो हसीन तो पहले भी थी, मगर आज आज तो उसके चेहरे पर नूर ही कुछ और था। वो वाकई पहले से काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टे के हाले में उसका मन मोहिना चेहरा चांद की मानद दमक रहा था। दमीर ने उसके करीब बढ़ते उसे फूलों का बुके पकड़ाते गजरे दिए थे, जिस पर शानी और जैन ने हुटिंग करते हरीम को शर्माने पर मजबूर किया था। अब लाए हो तो पहना भी दो। जमीर की अम्मी ने उसे उकसाया, जिस पर जमीर ने मुस्कुराते नरमी से हाथ थामते उसकी दूधियां कलाई में गजरे पहनाते उसे मुबारकबाद दी थी। उसके सबके सामने अपने माथे पर बुसा देने पर हरीम ने शर्माते पलके झपकाई। ईद मुबारक। वो एक दूसरे के बगलगीर होते मुस्कुराते मुबारकबाद दे रहे थे। जमीर भी सफ़ेद शलवार कमीज बेबतन किए स्किन कलर की शॉल कंधों पर डाले अंदर दाखिल होता भारी आवाज़ में सलाम करते सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर गया। वालेकुम अस्सलाम शहजादे, खैर मुबारक। वो सबसे मिलता इन दुश्मन जाँ को ढूंढ रहा था, जो लिविंग रूम में तो मौजूद नहीं थी। इसकी मुतलाशी नजरों को इधर उधर भटकते पाते उसकी अम्मी और हरीम की माँ मुस्कुराई। दमीर जरा हरीम को बुला दोगे? मीठा बनाकर ऊपर कमरे में तैयार होने गई थी, अभी तक नहीं आई। आखिर उसकी माँ को उस पर तरस आ ही गया था, इसलिए मुस्कुराते कहते उसे हरी झंडी दिखाती दमीर की आंखों में चमक भर गई, जिस पर वो एक भी लम्हा जाया किए बगैर बिजली की तेजी से उठते ऊपर की जाने बढ़ता इन दोनों को हंसने पर मजबूर कर गया। उफ, कहाँ गया कैचर? एक तो तैयार होने के वक्त सब चीजें ही गायब हो जाती हैं मेरी। हरीम झुंझलाई थी और नीचे कैचर गिरा देखते ही झुक कर उठाते बालों में लगाया। जब शीशे में दमीर का अक्स देखते उछली थी, जो आंखों में मोहब्बत का जहां लिया उसे देखता मुस्कुरा रहा था।
चश्मे बदूर, इतना खूबसूरत दिखने का हक आपको किसने दिया है? बिना कुली के घायल करने का हुनर आपने कहाँ से सीखा है मेरे दिल की मलका? दमीर ने उसके नज़दीक झुकते हुए उसे अपनी बाहों और ड्रेसिंग के दरमियान कैद किया था। हरीम ने इतनी गुर्बत पर थूक निकला था मगर अपना डर जाहिर नहीं किया। ईद की मुबारकबाद नहीं देंगी? दमीर ने गंभीर आवाज में कहते उसके गालों पर अपनी खड़ी मगरू नाक सहलाई थी। ईद मुबारक, हरीम ने धीमे लहजे में कहते उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा। अरे ऐसे थोड़ी देते हैं, ऐसे देते हैं। दमीर ने उसको कंधों से थामते अपने गले से लगाया था, फिर 2 दफा उसे ईद मिलते मुस्कुराते उसके गाल पर लब रखे थे। दूर हुआ ही था जब हरीम उसका कुर्ता थाम गई। वाह जी वाह, कहाँ चल दी है? अपनी मर्जी से ईद मिली है, अब ईदी कौन देगा? चलिए ईदी निकाले मेरी। हरीम ने भवें सुकेरते दमीर को मुस्कुराने पर मजबूर किया था। अरे आप तो ईदी की बात करती हैं दमीर। दमीर अली तो अपने दिल गुर्दे फेफड़े सब आपके नाम कर चुका है। इसके जज्बातों से चूर लहजे पर हरीम ने अपना हलक तर्क किया था। गुर्दे फेफड़े नहीं चाहिए, ईदी चाहिए, वो निकालें। और याद याद रहे जैसे आप अब मुझ पर शौहर वाला धोस जमाते रोमांस पगारते, ना मुझे भी बीवी वाली ईदी चाहिए, कजन वाली नहीं, समझे? हरीम ने इतरा कर कहते दमीर को हैरान किया। ये ले जाने मान आपकी ईदी। दमीर ने 5,000 की 4 गड्डियाँ निकालते उसकी हथेली चूमते उस पर रखते हरीम को खुशगवार हैरत में मुब्तला किया। इतने सारे? ये बहुत सारे हैं। हरीम ने शर्मिंदा होते कहते उसे वापस करना चाहा जब दमीर उसका हाथ थामते अपने दिल पर रख गया। ये छोटा सा नजराना था इस हसीन चेहरे का। ये तो कुछ भी नहीं। दमीर पूरा का पूरा आपका है, हुक्म तो करें अपनी मलकियत में तमाम चीज़ें आपके कदमों में डालकर लाकर डाल दूँ बेगम। वो मोहब्बत से शीरे लहजे में कहता हरीम का चेहरा गुलाब की तरह महका गया। नीचे चलते हैं, सब हमारा इंतजार करे होंगे। उसकी पुरशोक निगाहों अपने चेहरे पर टिकी देखते हरीम ने थूक निकलते कहा था जब दमीर उसकी कमर थामते उसे अपने नजदीक खींचता उसके इरादों पर पानी फिर गया। ऐसे कैसे बेगम, अपनी ईदी ले ली और मुझे ईदी कौन देगा? दमीर ने आईब्रोज उठाकर पूछा। आपको ईदी? लेकिन आप तो बड़े हैं, ईदी तो छोटों को मिलती है। हरीम ने उसकी नजरों से खाइफ होते अपनी जान बचानी चाहिए। नहीं नहीं जानम, यहाँ ये हिसाब नहीं चलता, एक हाथ लो तो दूसरा हाथ दो। आप मैंने तुम्हें इतनी सारी ईदी दी, मेरी भी तो ईदी है। ईद है, ईदी देना पड़ेगा आपको। दमीर ने उसकी कान में सरगोशी की थी। क्या ईदी चाहिए आपको? पैसे कितने? हरीम ने अपने हाथों में मौजूद गड्डियां देखते कहा, जिस पर दमीर मुस्कुराते उसका चेहरा अपने हाथों के पहले में भरते अपनी ईदी देता जब दरवाजा एकदम नॉक्ड हुआ। हरीम बिदक कर पीछे हुई और इसी लम्हे शानिया और जैन धार से खोलते अंदर दाखिल होते हैं। दमीर को जबड़े पीस से मुठ्ठियां पीसने पर मजबूर कर गए। दमीर भाई, हरीम तुम्हें नीचे से सब बुला रहे हैं। अरे वाह, इतनी सारी ईदी। हरीम, इस बार तुम्हें भी हमें ईदी देनी पड़ेगी क्योंकि अब तुम अमीर पार्टी और शादीशुदा हो चुकी हो जबकि हम अभी तक कुंवारे और कंगले हैं, समझी? वो दोनों उसे छेड़ते कहते बाहर भाग गए थे। दमीर ने अपने बालों में हाथ फेरते लब काटती हरीम को देखा। आई सुअर, रुखसती के बाद मैं तुम्हें अपने बंगले में लेकर शिफ्ट हो रहा हूँ। वो भी करते मूड के साथ कहते लंबे लंबे डिग भरते बाहर जा चुका था जबकि हरीम ने पेट पकड़कर कहका लगाया था। ये था इस कहानी का अख्ताम।